स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू बेटा। अब बेटा हम लोग जो है पहले तो ये देखते हैं कि ये सीआरओ हमारे सिलेबस में किस लिए यूज होती है। सीआरओ या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हम यूज कर सकते हैं टू मेजर टाइम, एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर। ये किसी भी कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज हो सकती है, और या इसको आप यूज कर सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो ऑसिलोस्कोप पे अगर आप इसका डिस्प्ले देखें, तो ऑसिलोस्कोप का डिस्प्ले पे इस तरह का आपको एक ग्राफ नजर आता है। इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस, ये टाइम का एक्सिस होता है, इस पे टाइम होता है। और जो वाई एक्सिस है, ये वोल्टेज का एक्सिस है। तो आपके पास ये बिल्कुल सिंपल समझे, ये ग्राफ बना हुआ होता है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पे। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इसको देखकर। यहाँ पर टाइम होगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये, अगर आप इसको अपने कैलकुलेशंस को देखेंगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है अगर वाई एक्सिस की कैलकुलेशन है तो आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, और अगर एक्स एक्सिस की कैलकुलेशन करेंगे तो आप टाइम को मेजर करेंगे। तो सीआरओ से सबसे पहला पॉइंट, सीआरओ से आप क्या यूज कर सकते हैं? सीआरओ से आप जो है, आप टाइम को और वोल्टेज दोनों चीजों को मेजर कर सकते हैं। सीआरओ की स्क्रीन पे आपको इस तरह का ग्राफ बना हुआ नजर आएगा। अब सीआरओ का डिस्प्ले, फ्रंट जैसे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती है उनका डिस्प्ले होता है, तो ये बेटा कुछ इस तरह का डिस्प्ले होता है। ये आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कुछ इस तरह की मिलती जुलती आपको सिचुएशन मिलेगी। इसमें ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है। ये आपका स्क्रीन है। ये इसको ऑन और ऑफ करने का स्विच है सीआरओ को। ये इसके फोकस के लिए है, ये इंटेंसिटी को, लाइट इंटेंसिटी को और फोकस को बेहतर करने के लिए। ये दो इनपुट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले। ये वाई इनपुट है, ये वाई इनपुट वाई एक्सिस के लिए, और ये टाइम बेस ये एक्स एक्सिस के लिए है। तो ये आपकी इनपुट, ये जो इंफॉर्मेशन है एक्स एक्सिस की वो यहाँ से मिलेगी, और वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। बार बार कह रहा हूँ यही बात कि बहुत सिंपल है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्स एक्सिस की कैलकुलेशन समझाता हूँ। तो एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम एक्सिस है। ठीक है। अब बेटा कोई भी इसमें कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, तो आपको एक सिंपल इक्वेशन में बना देता हूँ। एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट आप सोच रहे हैं सीआरओ पे, चाहे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दैट मेजरमेंट इज इक्वल टू number of centimeters multiplied by scale setting। अब ये इसको समझेंगे, ये अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखी है, स्केल सेटिंग से क्या मतलब है? स्केल सेटिंग आपके पास दो तरह की होंगी। एक स्केल सेटिंग बेटा ये है, इसको कहते हैं, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है। ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को मैं कहूंगा टाइम बेस सेटिंग। टाइम बेस सेटिंग। तो 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी टाइम बेस सेटिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं बेसिकली यहाँ आ जाता तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आपके पास ये टाइम बेस सेटिंग आ गई। ये यहाँ पर इस वक्त 2 मिली सेकेंड्स का डिस्प्ले नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑन दिस ग्राफ, दिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 मिली सेकेंड, यानी ये 1 सेंटीमीटर इक्वल है 2 मिली सेकेंड्स के। ठीक है। इस डिस्प्ले से, टाइम बेस के डिस्प्ले से, जो आपके पास रीडिंग आएगी, जो भी यहाँ पे रीडिंग होगी, जैसे ये 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर along x axis is equal to 2 milliseconds। ठीक है, किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। तो दोबारा से सब चीजों को दोबारा से रीफोकस करते हैं, दोबारा से देखते हैं। सीआरओ को, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हम यूज करते हैं टू मेजर टाइम एंड टू मेजर वोल्टेज। तो बेटा टाइम हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस टाइम का एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है वो वोल्टेज का एक्सिस है। ठीक है, इसमें जो 1 सेंटीमीटर है, ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होगी वो आपको यहां से मिलती है टाइम बेस्ड सेटिंग से, या इन अदर वर्ड्स टाइम बेस्ड सेटिंग का मतलब होता है द वैल्यू फॉर द 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर फर्ज करते हैं, अगर मैं यहां पर बेटा ये एक वेव डिस्प्ले पे आ रही है, ये आपको एग्जामिनर एक वेव दे दे, और एग्जामिनर आपको बोले कि टाइम बेस्ड सेटिंग है आपके पास 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इस वेव का टाइम पीरियड, इस वेव की फ्रीक्वेंसी। दो काम करने होते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है इस वेव की। ठीक है, तो अब इसके लिए अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक डिवीजन जो है वो 2 मिली सेकेंड्स के इक्वल है। आप सबसे पहले तो इस वेव का टाइम पीरियड निकालें, और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें, तो दैट वाज द टाइम फॉर द वन वेव। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास टाइम पीरियड था। तो इसका मतलब अगर डिस्प्ले पे अगर हम देखें, तो हमारे पास ये एक वेव बन रही है यहाँ तक। तो कितनी डिविजन्स आ रही है इसमें, अगर आप काउंट करेंगे तो इसकी डिविजन्स बन रही है बेटा, जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो 0 होता है, उसके बाद ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 4 आ गया। तो कितनी डिविजन्स होगी, 4 डिविजन्स होगी। तो अब मैंने जो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, अब आप इसको यूज करना सीखें। आपकी मेजरमेंट कौन सी है, आप क्या मेजर कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो टाइम पीरियड। तो आपने मेजरमेंट की जगह टाइम पीरियड लिखा। नंबर ऑफ डिविजन्स या नंबर ऑफ सेंटीमीटर आर द सेम थिंग। ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, और स्केल सेटिंग मैंने आपको दी 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन या पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई 2 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। या अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे, यूं लिखते हैं 4 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। ठीक है बेटा, अब आप देखें आपके पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 8 मिली सेकेंड्स। किसी के जहन में इस कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो सीआरओ का जो हमारे पास स्क्रीन है वो इस तरह का डिस्प्ले होता है। इस पे ये आपके पास या तो एग्जामिनर ये डिस्प्ले देगा, या बेटा टाइम बेस्ड सेटिंग आपको बता देगा। मैं पहले टाइम की बात कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसके अराउंड सर्कल बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास टाइम बेस्ड सेटिंग आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास
ये जो इसके ऊपर सेटिंग आ रही है, ये आपको यहाँ पर वैल्यू दे रहा है 2 मिली सेकेंड्स की। अगर ये बेटा फर्ज करते हैं ये एडजस्ट किया हुआ होता, फर्ज कर लेते हैं ये एडजस्ट कर लेते हैं हम इसको इस वक्त यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कितने पे सेट किया है बेटा इसको, प्लीज मुझे बताइए। इस स्केल को रीड करें, इस स्केल पे टाइम बेस्ड सेटिंग मैंने क्या सेट की? यस सही है बेटा, 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है, दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास टाइम बेस्ड सेटिंग्स होती है, ये आपको क्या बताती है? ये आपको बताती है 1 सेंटीमीटर वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पर मैंने इसको सेट किया हुआ है, कितने पे सेट किया हुआ है? मैंने इसको सेट किया था 2 मिली सेकेंड्स पे, यहाँ पे सेट किया था। तो ये 2 मिली सेकेंड्स पे सेट किया हुआ है। तो आपके पास ये रीड कर रहा था कि ये एक डिवीजन 2 मिली सेकेंड्स के इक्वल है। ठीक है, अब ये वाली जो एग्जाम वाली वेव है, मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ कंपेरेटिवली। पहले आसान काम कर ले। हमने आपको टास्क दी कि आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आप इस वेव के डिस्प्ले से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो वो भी निकल सकता है, लेकिन ये आप डायरेक्ट टाइम पीरियड फाइंड करें। तो टाइम पीरियड आप जब फाइंड करेंगे तो आपको टाइम चाहिए होगा फॉर वन वेव। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम फॉर वन वेव। तो आपने एक वेव के लिए आपने यहाँ से काउंटिंग कर ली। अच्छा चलो, अगर इस तरह से नहीं करते तो यूं भी तो, चलो पहले यूं कर लेते हैं, ये सही है। एक वेव के लिए ये आप टाइम नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करेंगे तो मैंने जो इक्वेशन आपको बना कर दी है, ये आपने अपने जहन में रखनी है इक्वेशन। ठीक है, तो मेजरमेंट आप किसकी निकाल रहे हो? टाइम पीरियड की। तो मेजरमेंट की जगह आपने टाइम पीरियड रखा। नंबर ऑफ सेंटीमीटर 4 है। ठीक है, 4 है ना बेटा, अभी हमने यहाँ काउंट किए। और उसके बाद ये स्केल सेटिंग 2 मिली सेकेंड है। अच्छा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो इससे भी और आसान कर देता हूँ मैं इसे। बेटा अभी स्केल सेटिंग मैंने सेट की थी, स्केल सेटिंग अभी हमने देखी, वो हमने सेट की थी 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। तो बेटा एक डिवीजन के लिए 2 मिली सेकेंड्स है, तो 4 डिवीजन के लिए टाइम पीरियड टी होगा। यूं कर लो, चलो इक्वेशन को छोड़ दो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया t/1। तो ये हो गया 2 मिली सेकेंड्स इंटू 4। तो ये आपके पास आ गया 8 मिली सेकेंड्स। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। प्लीज इस वाली कैलकुलेशन पे दोबारा से फोकस करें। तो टाइम बेस का वर्ड पढ़ के परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम बेस आपको ये बताता है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे कितने उसके टाइम के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह की रेशियो बना लें और रेशियो से सॉल्व कर दें। फॉरगेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को छोड़ दें। क्या ख्याल है? अब मुझे फीडबैक दीजिए। प्लीज जो लोग कह रहे थे दोबारा से, वो लोग फीडबैक दें। ओके, तो दैट मीन्स कि अब मैं इस वेव को चेंज कर सकता हूँ, मैं स्केल सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं कि हम जो है दोबारा से एक नई डायग्राम बनाते हैं।
भाई ये आपके पास वेव है, अब मैं जल्दी जल्दी इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आई होप आप ये थोड़ा सा इसमें इसको इग्नोर करेंगे। नाउ द ये अब ये हमारे पास, मैं दोबारा इस डायग्राम पे वापस आऊंगा, बट आई एम शिफ्टिंग टू दिस टाइम बेस्ड डिस्प्ले अगेन। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग दैट डिस्प्ले, मैं इस डिस्प्ले को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको अब सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, कितना है बेटा, प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। अब ये टाइम टाइम बेस्ड सेटिंग कितनी है? ये बेटा टाइम बेस्ड सेटिंग है इसकी इस वक्त, और ये मैंने सेट की हुई है। किस पे सेट की है बेटा? 5 पे, सही कह रहे हैं आप लोग। अब मुझे इस वेव का टाइम पीरियड निकाल कर दें। जी 5 पे सेट है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या आप लोग इस वेव का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बेटा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है? सही है बेटा आपका आंसर। ठीक है, सब लोग ट्राई करें प्लीज। जी ठीक है। जी बेटा, एक वेव टाइम पीरियड का मतलब यही होता है, टाइम फॉर वन वेव। वन वेव ये है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वन वेव। वन क्रस्ट एंड ट्रफ, दिस इज वन वेव। ये वन वेव है बेटा, प्लीज बताइए। तो बेटा वो बिल्कुल आसान, जैसे 5 मिली सेकेंड है, तो वन डिवीजन या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स। तो हाउ मेनी डिविजन आर देयर? जहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगी वो 0, 1 और ये 2, 2 डिविजन आर देयर। तो 2 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, 2 डिविजन्स आर इक्वल टू टाइम पीरियड। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t इंटू 1, 5 मिली सेकेंड्स इंटू 2, यू गेट 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब फीडबैक दे दीजिए। अब आप लोग किसी भी तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई होप इसमें इशू नहीं है। ये तो हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अभी एक चीज रह गई, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बेटा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर इसी वेव का जो अभी हमने ड्रॉ की हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, तो दैट वुड बी 1/10 × 10⁻³ मिली की जगह पर ये 10⁻³ आया, और ये जो 10 है ये वैल्यू यहाँ आ गई। 1/t टाइम पीरियड को सेकंड्स में जब लिखेंगे, दैट वुड बी 10 × 10⁻³ सेकंड्स। ठीक है, ये प्लीज इसका मुझे बताइए। जी 100 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा अपॉन 10, तो दिस इज 100 हर्ट्स। तो ये कैलकुलेटर पे देख लीजिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये क्लियर होगी बात, कि यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव है। ठीक है, और इस एक वेव के लिए आपने यहाँ से टाइम बेस से रीड किया,
कि कितनी डिवीजन है, एक डिवीजन 5 मिली सेकेंड के इक्वल है, और कितनी डिवीजन में वेव आ रही है, 2 डिवीजन में आ रही है, तो 2 डिवीजन टाइम पीरियड के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट द टाइम एज 10। फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड किया, तो दैट इज 100 हर्ट्स। अच्छा, इससे पहले जो कैलकुलेशन की थी उसकी तरफ जा रहा हूँ वापस, 1 मिनट। यहाँ पे यस, दिस द टाइम पीरियड वाज 8 मिली सेकेंड्स। ये वाली याद है ना, ये हमने ये वाली वेव ड्रॉ की थी, दिस वन। ठीक है, सही है बेटा। और इसका टाइम पीरियड 8 मिली सेकेंड आया था। इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें आप लोग, शाबाश, आंसर बताएं मुझे। जी, टाइम मैंने मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है, ये माइक्रो सेकेंड्स में भी हो सकता है, केयरफुली देखिएगा एग्जाम में। ठीक है जी, 125 हर्ट्स दे रहे हैं बच्चे आंसर। तो दिस इज 1/8 टाइम्स 10 पावर -3। तो ये कह रहे हैं 125 हर्ट्स। अब प्लीज चेक कर लीजिए, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ, 1 मिनट। 125 सही है बेटा, 80 हर्ट्स गलत है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 125। सही है बेटा। अब फीडबैक दीजिए। अब ये बड़ा आसान सी देखो, मैंने क्या किया, अब मैं आपको एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ। देखो ये कंप्लीट जो स्क्वायर्स जहां पे एंड हो रहे हैं, ये कंप्लीट वेव्स उसके अंदर बन रही हैं। ठीक है जी, 125 सही है बेटा आंसर। बेटा इसलिए मैंने -3 लिखा है कि दिस टाइम पीरियड ओवर हेयर इट्स मिली सेकेंड्स। मिली के लिए 10 पावर -3 आया। दैट मीन्स ये जो 8 मिली सेकेंड है, इसको आपने यूं लिखना था ना, 8 टाइम्स 10 पावर -3 सेकेंड्स। तो माइक्रो होगा तो क्या है बेटा, माइक्रो का तो याद होना चाहिए ना, माइक्रो का था, माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर -6, -6। अगर मैं कहूंगा 5 माइक्रो सेकेंड, तो इसका मतलब है 5 × 10 पावर -6 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये वेव जो थी, ये आपके पास कंप्लीट देखिए, इसमें स्क्वायर्स में कंप्लीटली फिट हो रही है। अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, वहां पर वेव ऐसे नहीं है, देखें, ये वेव ऐसे नहीं है, और ये वेव देखें जो मैंने ड्रॉ की थी वेव, वो वेव इस तरह से थी, ये कंप्लीट स्क्वायर्स में फिट इन हो रही थी। ये फिट इन नहीं हो रही। इसमें एग्जामिनर ने एक डिवीजन को स्मॉल चंक्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, 5 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। बहरहाल अभी देखते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी टाइम बेस की सेटिंग हम दोबारा वो जो पुरानी वाली है 2 पे ले आते हैं इसको। इसकी टाइम बेस की सेटिंग है 2 मिली सेकेंड्स। कैलकुलेशंस, ठीक है, अब आप लोग करेंगे, गाइड मैं कर रहा हूँ आप लोगों को। अब आपके पास जब इस तरह का सिनेरियो होता है, जिसमें वेव्स एग्जैक्टली इन कॉर्नर्स पे कट नहीं कर रही होंगी, प्रोबेबली इस तरह का सिनेरियो आ सकता है। ठीक है, इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड दिस इज माय एंडिंग पॉइंट, जहां पर भी आपको कंप्लीट वेव कट होती हुई नजर आए, नॉट एंडिंग पॉइंट, बच्चे इसको गलत लेंगे, जहां पर भी वेव्स आपको कंप्लीटली कट होती हुई नजर आए, यानी स्क्वायर पे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये है, इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, कोई भी पिक कर लें। ठीक है, तो पहले मैं जो है इस वाले को पिक कर लेता हूँ, बी को। अब आपने क्या करना है, ए से बी के दरमियान कितनी वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर लें। तो दिस इज 1 वेव, दिस इज सेकंड वेव, एंड दिस इज द थर्ड वेव। ये थर्ड वेव आ गई। 3 वेव्स आपके पास है। सब लोग एग्री करें। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं भाई, 3 वेव्स है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड वेव है, और फिर ये बेटा आपके पास तीसरी वेव है। ठीक है, ये कितनी वेव्स हो गई? 3 वेव्स हो गई। तो हम यहाँ पर एक नया पेज ओपन करते हैं। तो कितनी वेव्स हमारे पास हैं, हम वो वेव्स लिख लेते हैं। हमारे पास थी 3 वेव्स। ठीक है, और हमारे पास जब 3 वेव्स हैं तो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमेशा याद रखें, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है वो पॉइंट 0 होता है। तो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 10 डिविजन्स। ठीक है, तो अब आपने सोचा कि मेरे पास जो डिविजन्स हैं वो है 10 डिविजन्स। तो अब रेशियो बना लेते हैं। अगर 3 वेव्स 10 डिविजन्स में है तो एक वेव x डिविजन्स में होगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स, 10 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, दिस इज 3.33। तो इतनी डिविजन्स में आपके पास ये एक वेव आ रही है। सही है? सब लोग प्लीज मुझे बताएं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सब लोग इसको इस तरह से हैंडल कर लेंगे? देखिए, मैंने 2 सिनेरियोज बनाए थे। यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली परफेक्टली कट होती हुई वेव्स बनाई है, जो यहाँ पर कट करती हुई जा रही है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसा सिनेरियो ना हो, इस तरह का सिनेरियो आ जाए। ये एग्जाम का ही सिनेरियो है। तो इसमें ये आपके पास जितनी भी वेव्स बन रही हैं, आप उन वेव्स को काउंट कर लें और नंबर ऑफ डिविजन्स करके आप एक वेव का डिविजन्स को फाइंड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बेटा एक दफा फिर देख लें। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का डिस्प्ले है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे जो एक्स एक्सिस होता है, ये टाइम का एक्सिस होता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और वाई एक्सिस जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक टर्म यूज होती है टाइम बेस्ड सेटिंग। टाइम बेस्ड सेटिंग का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये 2 मिली सेकेंड्स डिस्प्लेड है, इसका मतलब ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक डिवीजन है, दिस इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स। ये स्मॉल m का मतलब मिली है, दैट मीन्स 10⁻³ तो ये एक डिवीजन 2 मिली सेकेंड के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस। इसी नॉब को यहाँ भी सेट किया जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी एग्जामिनर सेट कर सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अंदर इस वेव का टाइम पीरियड हमने निकालना है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? एक वेव का कंप्लीट वेव का टाइम। ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से एक वेव पास होने में जितना टाइम लेगी, दैट वुड बी द टाइम पीरियड। तो 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, दैट इज टाइम पीरियड। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना पड़ेगा ये वेव कितने डिविजन्स में आ रही है। अब ये हमारे पास एक वेव जो है ये कंप्लीटली इस इन पॉइंट्स को कट नहीं कर रही, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, यानी जहां डिवीजन कंप्लीट हो रही है वहां कट नहीं कर रही, ये कहीं समवेयर इन बिटवीन कट कर रही है। तो हमने इस पॉइंट ए से लेकर बी तक नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर ली। ये हमारे पास 3 वेव्स बन रही है, और उसके बाद फिर हमने काउंट कर लिए कितने डिविजन्स हैं। ये हमारे पास 10 डिविजन्स बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज को यूज करते हुए हमने क्या किया? हमने ये सोचा कि इफ 3 वेव्स इक्वल टू 10 डिविजन्स, डिवीजन का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर है। अगर 3 वेव्स 10 डिवीजन में है तो एक वेव x डिवीजन में होगी। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां से ये फाइंड कर लिया, तो एक वेव हमारे पास आ गई 3.33 डिवीजन में। तो इसका मतलब अब टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। टाइम बेस्ड सेटिंग मैंने अभी आपको बताई। टाइम बेस्ड सेटिंग हमारे पास है 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है? 2 मिली सेकेंड्स को। तो 3.33 डिविजन्स रिप्रेजेंट करेंगे टाइम पीरियड टी को। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टी इंटू 1, 2 मिली सेकेंड्स इंटू 3.33। तो ये बच्चे मुझे बता रहे हैं दिस इज 6.6 मिली सेकेंड्स। जी 6 या 6 7 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं आगे।
तो मिली का मतलब क्या है बेटा, ये टाइम पीरियड आ गया 6.67। मिली का मतलब क्या है बेटा, 10⁻³ और ये वाला सेकंड जो यूनिट है ये यहाँ आ गया। तो ये आपके पास बन गया 6.67 टाइम्स 10⁻³ सेकेंड्स, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये है, तो ये अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो 1/टाइम पीरियड से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो 1/6.67 टाइम्स 10⁻³ प्लीज आंसर बताइए। द आंसर इज 149.92। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 150 हर्ट्स। ये 149.92 लिख के नहीं आ जाना भाई, इसको 150 हर्ट्स रॉ आंसर लिखना, ऐसा नहीं है, ये भी लिखना, लेकिन जो आंसर वाली जगह है वहां पे ये लिख देना। अब किसी को कोई प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेशन में, सीआरओ का डिस्प्ले पे आपके पास, मेरा ख्याल है कि इस कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई होप। ठीक है, प्लीज इस पे फीडबैक दीजिए ताकि मैं वोल्टेज की कैलकुलेशन की तरफ जाऊं। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अब मैं अगेन इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम वोल्टेज की कैलकुलेशन करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई उसमें नई चीज नहीं है, बिल्कुल सेम यही मैथमेटिक्स यूज होगा। अब यहाँ पे आ जाए, ये इस तरह का डिस्प्ले हो सकता है, ये है वाई इनपुट, वोल्ट्स पर डिवीजन बताती है, ये वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन है। तो ये कितने पे सेट हुआ है, 5 वोल्ट पे। तो अगर हम अपने डिस्प्ले पे वापस चलें, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, तो अब यू विल चेक द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आपने एम्पलीट्यूड देखना है, याद है ना एम्पलीट्यूड क्या होता था बेटा, ये वाली डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते थे वेव का। ठीक है, तो कितनी डिवीजन है बेटा आपके पास यहाँ पे, मुझे बताइए। जी सही है, और लोग भी बताएं। जी बेटा, पहले दो, दूसरा वाला परफेक्टली कट कहाँ कर रहा था, एक मिनट में देखो। इसमें आप इसकी बात कर रहे हैं, हाँ आप इसको ले लें, बात तो एक ही है बेटा। यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 वेव्स, ठीक है, 1.5 वेव्स, 0 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स में आएंगी। तो 1.5 वेव्स 5 डिविजन्स में आ रही है, तो एक वेव एक्स डिवीजन में आएगी। तो x इंटू 1.5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो बेटा आप देख लें, ये 50/15 बन रहा है, तो दैट इज 3.333। वही सेम आंसर आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये चेक कर लीजिए बेटा। जो मुझे अभी कह रहे थे कि सर आपने सेकंड वाला क्यों कंसीडर नहीं किया, तो मैंने उससे भी कैलकुलेशन की है, आंसर वही आ रहा है। जहां पर भी परफेक्टली कट करे आप वो पॉइंट ले लें, और काम तो वही सेम करना है। ठीक है, तो अब दोबारा उस डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो द टाइम बेस्ड सेटिंग, सॉरी, वाई गेन सेटिंग ओवर हियर इज 5 वोल्ट्स पर डिवीजन। तो ये आपके पास है 5 वोल्ट्स पर डिवीजन की सेटिंग हुई हुई है। कितनी डिवीजन है बेटा, यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं 2 डिवीजन है। ठीक है, यहाँ 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये 2 डिवीजन है। तो एक डिवीजन रिप्रेजेंट कर रही है 5 वोल्ट को, तो 2 डिवीजन रिप्रेजेंट करेंगी वी वोल्टेज को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी इंटू 1, 5 इंटू 2, तो वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, ये 10 वोल्ट आ जाएगा।
भाई किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आसान है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है बेटा। तो अब ये जो एग्जाम वाला क्वेश्चन था, इसमें देखते हैं। तो ये अब आप आपके लिए यहाँ पर एग्जाम में आप क्या करेंगे? अब ये एग्जैक्टली कट नहीं कर रहा। ठीक है, ये एग्जैक्टली कट नहीं कर रहा बेटा। यहाँ पर वाई गेन की वोल्टेज 5 वोल्ट पर डिवीजन, ये इसकी वाई गेन की सेटिंग है। यानी इसका मतलब ये है कि जो इसका वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस पे ये जो 1 वोल्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वोल्ट को। तो यहां से लेकर एम्पलीट्यूड जितना बन रहा है वो कितने डिविजन्स में बन रहा है? ये आपके पास 0, ये 1 और ये 2। तो अगर एक डिवीजन 5 वोल्ट के इक्वल है, तो 2 डिविजन 10 वोल्ट के इक्वल होंगे। तो ये आंसर इस तरह से 10 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब बेटा अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जाम में आएगी, तो आपको क्या करना है? आपने ये जो इनके पीक्स हैं, इन पीक से आपने इस तरह की एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है जो इनको टच करती हुई जाए। काइंड ऑफ अ टेंजेंट कह लें आप। इस तरह का आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि इस स्केल पे ये कहाँ कट कर रहा है। ये देखिए स्केल पे यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आई होप। अच्छा बेटा, कोई मुझे इसको बता सकता है कि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा इस वक्त, कि हमारे पास ये जो एक स्मॉल डिवीजन यहाँ पे एग्जामिनर ने की है, दिस वन, ये एक स्मॉल डिवीजन, यानी किसी भी एक ब्लॉक की एक स्मॉल डिवीजन कितने के इक्वल है? ये कोई बता सकता है? ये एक डिवीजन कितने के इक्वल है? दिस वन, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन। ये एक डिवीजन की वैल्यू क्या है जी? मुश्तबा आपका आंसर ठीक है। नहीं, दोबारा देखो बेटा। हाउ मेनी डिविजन आर देयर फॉर? यस, सही है शोएब, आप भी ठीक बोल रहे हैं। देखो बेटा, यहां से यहां तक एक डिवीजन में कितनी स्मॉल डिविजन्स की गई है? अगेन दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो आपके पास ये जो एक कंप्लीट डिवीजन है, वो कितने पार्ट्स में कट की गई है? 5 में। तो ये हो गया 1/5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0.2 के। ठीक है ना, ये 1/5 बन जाएगा। 5 डिविजन है। अगर ये 10 डिविजन होती तो 1/10 करते, फिर आंसर 0.1 आता। तो ये भी यहां से यहां तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 के। ये जो एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन कितने स्मॉल पार्ट्स में कट की गई है? 5 पे। तो ये किसके इक्वल है? ये एक स्मॉल डिवीजन, दिस इज इक्वल टू 0.2। एग्रीड भाई? ठीक है। अब बेटा इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं। ये इसका यहां से यहां तक ये एम्पलीट्यूड बन रहा है। अब ये हमें यहां तक ये एक डिवीजन आ गई कंप्लीट 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 1.2, ये मतलब अगर आपके पास, अब आई डोंट नो, अब ये 1 आ गया, ये 1.2 आ गया, ये 1.4 और दिस इज 1.6। ठीक है, ये 1, इसमें 0.2 ऐड किया, फिर 0.2 ऐड किया, फिर 0.2 ऐड किया। अगर इस तरह नहीं कर रहे तो इस तरह कर लें कि ये हमारे पास यहां तक ये कंप्लीट 1 है, 1 डिवीजन। इसमें प्लस कर देते हैं ऊपर कितनी है। तो देखो ये यहाँ से 0.2, 0.4, 0.6, 0.6 डिवीजन को ऐड कर दो, तो दिस इज 1.6 डिवीजन। प्लीज ये मुझे फीडबैक दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ था वो लोग फीडबैक दें। तो सेटिंग इसकी है 5 वोल्ट पर डिवीजन, ये इसकी सेटिंग्स है। तो अब 5 वोल्ट पर डिवीजन है, यहां पर कितने डिवीजन हमें नजर आए? दिस इज 1.6 डिवीजन। तो एक डिवीजन या 1 सेंटीमीटर 5 वोल्ट के इक्वल है। तो 1.6 डिवीजन इक्वल होंगे वी के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी इंटू 1, 5 इंटू 1.6। तो वी कितने के इक्वल आ गया? 8 वोल्ट के।
तो यहाँ पर ये जिस भी पावर सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है, ये पावर सप्लाई ऑल्टरनेटिंग है। ये तो सबको पता लग गया ना, यहाँ पे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है या ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हो सकता है। तो ये आपके पास कितने वोल्ट जनरेट कर रहा है? 8 वोल्ट यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। और इस डिस्प्ले की फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड की आप लोगों ने? 150 हर्ट्ज। अब देखिए आपके पास इस डिस्प्ले से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास आ गई। आउटपुट वोल्टेज कितनी है? ये था ऑल्टरनेटिंग करंट का काम। इस पे प्लीज फीडबैक दीजिए। इसमें कोई क्वेरी है, कोई मसला है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं अब डायरेक्ट करंट की तरफ जा रहा हूँ, एसी से अब डीसी की तरफ जा रहे हैं। या एक मिनट, एक काम शायद था, एक क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन है June 16 पेपर 21। मुझे सिर्फ इसमें आप लोगों ने, ये डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है आई होप, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम बेस्ड सेटिंग्स भी नजर आ रही है। तो एग्जामिनर ने क्या क्या चीजें मांगी है मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। हमें उसने वी मैक्स मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, और डिस्क्राइब हाउ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन एंड कंट्रोल ऑन सी आर यूज्ड टू मेजर द टाइम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ट्रेस। ये भी एक्सप्लेन, जो मैंने आपको समझाया वही लिखना है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड भी फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग करेंगे। अब डिस्प्ले पे आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले अपने कॉपीज पे वी मैक्स फाइंड करके मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है। बोले तो मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो। मैक्सिमम वोल्टेज, सही है। अच्छा, आपने एम्पलीट्यूड के लिए रेफरेंस लाइन इस पे सोचनी है, तो वो रेफरेंस लाइन यहाँ होगी ना बेटा। ये बात सबको समझ में आई है? वो रेफरेंस लाइन यहाँ होगी। अगर किसी को एक एक इक्वेशन मैंने क्लास में लिखी थी, वेव्स की इक्वेशन में मैंने कहा था कि पीक टू पीक डिस्टेंस या डिविजन्स, जो भी कह लें आप, यहाँ डिविजन्स है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ये आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस पीक से इस पीक तक कितनी डिविजन है? 1 2 3 4। तो आपके पास एम्पलीट्यूड के लिए कितनी डिविजन आ गई? 2 डिविजन आ गई। एक तरीका तो ये है फॉर्मूले वाला, लेकिन वैसे ही डायग्राम बता रही है कि ये इसके सेंट्रल लाइन है, तो इसके एम्पलीट्यूड की कितनी डिविजन बन रही है? 2 डिविजन बन रही है। और यहाँ पे वाई गेन सेटिंग क्या है आपके पास? ये देखें, ये कितने पे सेट है? 5 पे। तो 2 × 5 10 वोल्ट। आपके पास वी मैक्स कितना आएगा? वी मैक्स आपके पास आएगा 2 × 5 10 वोल्ट। ठीक है, इट वुड नॉट बी 20 वोल्ट। ठीक है, ये 20 वोल्ट नहीं होगा, वो पीक टू पीक वोल्टेज होगी। अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, अगर आपने 20 कैलकुलेट किया है, तो फिर आप 20 को 2 पे डिवाइड कर लें, ताकि आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज वो होगी। पीक टू पीक वोल्टेज मैक्सिमम नहीं होगी। टेक्निकली ये वाली बात गलत है, ये नहीं कीजिएगा एग्जाम में। भाई, सबको समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये हमेशा यहां से लेकर यहां तक ये एम्पलीट्यूड नहीं होता है। आपको इसकी सेंट्रल वाली रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। असल तो ड्रॉ होती है, लेकिन इस केस में नहीं है, तो ये आपको खुद सोचनी है वहां पे एग्जाम में। ये आपके पास सेंट्रल लाइन है, इसके ऊपर ये एम्पलीट्यूड बन रहा है। इस एम्पलीट्यूड में 2 डिविजन है। एक डिवीजन की वैल्यू 5 के इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 10 वोल्ट। अब बेटा ये डिस्प्ले पे टाइम बेस नजर आ रहा है, ये कितने इसके मिली सेकेंड्स। तो ये कितना टाइम बेस की वैल्यू बताओ कोई इसको रीड करके। टाइम बेस की वैल्यू प्लीज मुझे बताइए। जी, 2 मिली सेकेंड्स।
ठीक है, टाइम बेस इज 2 मिली सेकेंड्स। तो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर फॉर वन वेव? यस, ठीक है बेटा, आपका आंसर फार्मा ठीक है। तो ये आपके पास वन ट्रफ एंड वन क्रस्ट, दिस इज वन वेव। इधर वे आप इसको या तो यू काउंट कर लें तब भी ठीक है। तो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 2 डिविजन्स आर देयर। तो एक डिवीजन रिप्रेजेंट कर रही है 2 मिली सेकेंड्स को, तो 2 डिवीजन रिप्रेजेंट करेंगी 4 मिली सेकेंड्स को। ठीक है ना, मुझे वो सारी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप सबको बात क्लियर है। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 4 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 4 into 10 power minus 3 seconds. So what would be the frequency? That would be 1 upon time period. So 1 upon 4 into 10 power minus 3. So this is 250 hertz. जी, तो ये जो अभी मैंने आपसे काम करवाया ये आपको आ गया बेटा समझ में, आई होप। अब यही काम आपने यहाँ पर लिखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, आपने क्या किया, आपने यहाँ से डिस्क्राइब हाउ द trace could be used, how the trace on the screen and the controls, ये कंट्रोल और स्क्रीन को आप यूज करेंगे on the CRO are used to measure the time between any 2 points on the screen. एनी 2 पॉइंट्स, उसने एक कंप्लीट वेव की बात नहीं की है, आपको वो एनी 2 पॉइंट्स कह रहा है। तो आप कोई भी भले एक वेव के रेफरेंस से आंसर दे दें तब भी ठीक है बेटा, गलत वो भी नहीं होगा, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है आप वैसा कर सकते हैं। तो कोशिश करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें ट्राई करने की, फिर मैं भी लिख दूंगा आंसर। लेकिन पहले मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है अटेम्प्ट करें। जी देखिए, ये इस तरह से कुछ सिखाया है आपको मैंने, प्लीज देखिए, आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है बेटा जो आपने लिखा है। आपने पूरी वेव की टर्म्स में डिफाइन कर दिया, मैंने कहा ना भले वेव की टर्म में डिफाइन कर दें, कोई इशू नहीं है। इस वेव में बेटा 3 डिविजन नहीं है, इस वेव में एक ही
दो, ये एक और ये दो, ये यहाँ तक 0 1 और ये 2, जहां से स्टार्ट करोगे वो 0 होता है। प्लीज फीडबैक दीजिए, समझ आ गई है सबको बात? ओके, तो अब बेटा वापस सीआरओ के डिस्प्ले पे चलते हैं। और सीआरओ का जो डिस्प्ले है, इस पे पहले मैं आपको रियल उसमें दिखा दूं। इस पर ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये चीज, ये ये लीड्स है, ये एक्सटर्नली इनपुट करते हैं। तो वाई इनपुट को एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है। यानी अगर मैं अपनी साउंड जब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उसका डिस्प्ले सीआरओ पे देखना चाहूँ, तो जो माइक्रोफोन होगा, जो माइक होगा, उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा और ये सीआरओ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये वाई इनपुट है। ये कनेक्शन होता है सर्किट के अंदर से, जो भी वायर लाएंगे वो यहाँ आके कनेक्ट करेंगे वाई इनपुट पे। सर्किट से जो भी वायर्स होंगी तो वो यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कनेक्टेड टू सर्किट। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज है, ये आपके पास ये आ रहा है ना, ये पोजीशन लिखा हुआ है, ये किसके साथ पोजीशन है बेटा? ये वाई इनपुट के साथ, यानी वाई एक्सिस पे पोजीशन है। ठीक है, इसको वाई शिफ्ट भी कहते हैं बेटा। वाई एक्सिस वाले को वाई शिफ्ट और एक्स एक्सिस वाले को एक्स शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखो इस ये एरोज बता रहे हैं आपको, ये आपकी वेव को ऊपर और नीचे शिफ्ट करता है, ये आपकी वेव को राइट और लेफ्ट, आप पॉइंट्स को राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ये जो वेव है, इस पूरी वेव को आप वाई शिफ्ट से इधर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपको डिस्प्ले पे कुछ इस तरह की वेव नजर आएगी। और अगर आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये वेव आपको इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। अगर आप एक्स ये सॉरी, दिस वाज द एक्स शिफ्ट। एक्स शिफ्ट से आप वेव्स को हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव कर सकते हैं। वाई शिफ्ट से आप इसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने आपको दो बातें बताई हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपके पास ये एग्जाम का क्वेश्चन है जून 15 पेपर 42 का, कि आपके पास सीआरओ को फिगर 3.1a shows the CRO screen when the switch in the circuit is open। ये इस तरह की सिचुएशन है, अभी सर्किट ओपन है लेकिन सीआरओ पे डॉट तो बन रहा होगा, वहां पे एक डॉट बनता हुआ नजर आएगा। देयर आर 4 कंट्रोल नॉब्स ऑन द सीआरओ, एक्स शिफ्ट, वाई शिफ्ट, वाई गेन एंड टाइम बेस। State which control knob is adjusted to move the dot to the center of the screen as shown in figure 3.1b। कौन सी नोब से यूज करके इस डॉट को यहाँ पे शिफ्ट किया गया? तो कौन से एक्सिस पे मूव कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे, तो यू विल चूज वाई शिफ्ट। आप वाई शिफ्ट को चूज करेंगे। प्लीज दोबारा देखिए, अगर ये इंस्टेड ऑफ दिस, कि ये एग्जामिनर जो है इसके बजाय हमें कहता कि ये जो उसका डॉट है दैट इज समवेयर हियर, ये डॉट यहाँ आ रहा है। अब इस डॉट को आपके आपने बल्कि नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट, ये डॉट यहाँ आ रहा है। अब इस डॉट को यहाँ से शिफ्ट करके सेंटर पे लाना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक्स शिफ्ट पे मूव करेंगे। यानी जब भी आपको मोशन कॉज करनी है, वेव को आगे पीछे या किसी डॉट को आगे पीछे, राइट लेफ्ट मूव करना है, तो आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? आप एक्स शिफ्ट को यूज करेंगे। और अगर आपके पास वेव जो है वो वर्टिकली आप मूव करना चाह रहे हैं, तो आप किसको यूज करेंगे? वाई शिफ्ट को। प्लीज इस पे फीडबैक दें। ठीक है, वाई गेन बेटा ये रहा ना, ये जो आपने वाई एक्सिस की ये जो इनपुट होती है, ये वाई गेन है। जो वाई एक्सिस की यहाँ पर है, ये वाई गेन से, ये वाई गेन आ गया, ये इसकी इनपुट आ गई सारी। वाई एक्सिस पे आप कितना गेन दे रहे हैं, कितनी वोल्टेज दे रहे हैं? प्लीज इस पे फीडबैक दें। एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट के बारे में बताइए, ये क्लियर होगी बात? ठीक है, इधर वे आपने अपनी वेव को राइट और लेफ्ट मूव करना है। आप खुद सोचे ना,
आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करेंगे तो आप एक्स एक्सिस वाली नॉब को यूज करेंगे, आप वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो आप वाई एक्सिस के शिफ्ट की नॉब को यूज करेंगे। ठीक है, पहले तो ये मसला हल कर लिया। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ। ये देखो, ये एक डीसी सर्किट है, ये देखो ये बैटरी डीसी बैटरी कनेक्ट हुई है डायरेक्ट करंट की, और ये एक रजिस्टर आर है। इस रजिस्टर आर के साथ मुझे एक सीआरओ को कनेक्ट कर, तो ये हमारा वाई गेन सेटिंग है, ये हमारी टाइम बेस्ड सेटिंग है। वाई गेन यानी वोल्ट्स वाली, वोल्टेज वाली सेटिंग्स है, और ये हमारे पास वाई इनपुट है। अब इसमें आपके पास अगर कनेक्शन अगर हम बनाए, मैं इस सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो फर्ज करते हैं अब हम इस सर्किट को हम समझ इसको यूं यूज कर रहे हैं कि मुझे, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि बेटा आपने जो है ये कंपोनेंट है पी और ये कंपोनेंट है क्यू, ये वोल्ट मीटर है वी। ठीक है, प्लीज नाम बताइए कंपोनेंट पी का नाम पे मुझे मैसेज करें। पी किस चीज का सर्किट सिंबल है, इस कंपोनेंट का नाम बताएं। ये हमने पढ़ा है बेटा, प्लीज बताएं। जी सही बताया आपने। अगर आपके पास ये सिंबल इस तरह से बना हो, या ये जहां पर सिंबल इस तरह से बना हो, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट। ये जो सिंबल बना हुआ है, दिस इज थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर मैंने बनाया है। क्यू के बारे में बताएं, क्यू क्या है। ये जो कंपोनेंट क्यू लगा हुआ है, इसको इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज है। जी सही बताया आपने, इट्स अ फिक्स्ड रेजिस्टर। तो ये हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टर आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा हमने मेजर करना है कि हमारा जो ये थर्मिस्टर है, इस थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर चेंज होगा। आपको याद है ना, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो इसी चीज को कि टेम्परेचर चेंज होने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क आएगा, इसको अगर मैं सीआरओ पे रीड करना चाहूँ तो मैं कनेक्शन कैसे करूंगा। अब देखो, ये मेरे पास इनपुट है, वाई इनपुट है। तो अब मैं यहाँ से वायर्स को कैसे कनेक्ट करूंगा। एक वायर ये रही, एक ये रही, मतलब दो पॉइंट्स लिए। एक जगह पे मैंने ये वायर को इधर कनेक्ट कर दिया, और दूसरी जगह पे वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमेशा, आपको पता है ना बेटा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है ना। तो ये मैंने इसलिए सीआरओ को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ। देखो, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगर कभी ऐसे कनेक्शन बनाने के लिए आ जाए, कनेक्टिविटी शो करने के लिए आ जाए, किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने सीआरओ से कनेक्ट करना है, तो बेटा ये जो वाई, इनको कहते हैं वाई इनपुट, दिस इज वाई इनपुट। तो ये आपका जो वाई इनपुट है, इसके ऊपर आपने कनेक्शन करने होंगे। यानी ये यहाँ पर ये जो पिंस लगी होती है, जैक पिंस होती है ना बेटा, जैसी स्पीकर में इंसर्ट करते हैं, ऐसी जैक पिंस होती हैं। उनको आप क्रोकोडाइल क्लिप से यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब फीडबैक दें, कनेक्शन करना आ गया आपको, इस सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, प्लीज इस पे फीडबैक दीजिए। थर्मिस्टर को भाई मैंने इसलिए कनेक्ट किया है कि मैंने क्वेश्चन बनाया कि अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर चेंज करूंगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। ये मैंने उस करने के लिए थर्मिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करा दिया, कुछ और नहीं था इस सवाल में, कुछ नहीं, ये मैंने खुद डिजाइन किया।
कोई मसला इसमें? तो आपको ये कनेक्ट करना आ गया। अब बेटा ये वाला डिस्प्ले देखें, ये डिस्प्ले देखें। तो इस डिस्प्ले में आपको ये आपकी ओरिजिन वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली, ये ट्रेस है, ये आपको नजर आ रहा है। अब बेटा अगर आपको इस तरह की ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी, तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सी सप्लाई कनेक्टेड है। ये आपके पास बैटरी कनेक्टेड है या डीसी। ये डीसी डायरेक्ट करंट की वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, ये डीसी वोल्टेज है, डायरेक्ट करंट की वोल्टेज है। कोई मसला इसमें? याद रहेगा, अगर इस तरह की वेव्स बनी हुई होंगी तो ऑल्टरनेटिंग है। याद है ना, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या समझाया था? एक जगह डायरेक्शन पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव। जब डायरेक्शन ऑल्टर करेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट है। जब डायरेक्शन फिक्स्ड होगी तो वो आपके पास डीसी है। ये अगर चाहे यहाँ हो या बेटा ये यहाँ बना हुआ हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मसला इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, वेरी गुड। तो अब बेटा इसको रीड करते, क्वेश्चन को मैं बाद में देखता हूँ, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ। फॉर सपोज हम कह रहे हैं आपको कि हमारे पास वाई गेन सेटिंग, वाई गेन सेटिंग्स का क्या मतलब है? वोल्ट्स पर डिवीजन। ये मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज 5 वोल्ट पर डिवीजन। तो कोई मुझे बता सकता है ये डीसी कितने वोल्ट लगे हुए हैं, कितने वोल्ट की सप्लाई है? प्लीज रीड करें इसको, स्केल को, और उसके बाद ये इसको यूज करें। प्लीज मुझे बताएं कितने वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, ये कनेक्टेड है। इसका ईएमएफ बताएं, सप्लाई का वोल्टेज बताएं। अभी मैंने सिखाया बेटा, वाई एक्सिस पे वोल्टेज होगी, श्वेत बता रहे हैं कि 11 वोल्ट है, देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक ये हो गई वन डिवीजन, इसको जूम कर ले तो। यहां तक ये हो गई वन डिवीजन, यहां तक हो गई ये टू डिवीजन, तो ये हो गई टू। ठीक है, अब इसके ऊपर बेटा ये स्मॉल डिवीजन है। अभी मैंने सिखाया था कि सीआरओ पे हमेशा ये आपको 5 डिवीजन नजर आएगी। तो ये आपके पास एक स्मॉल डिवीजन, दिस वन, इसको हाईलाइट करता हूँ, दिस वन, ये कितने के इक्वल है? 0.2 के। तो ये 2.2, 2.4। तो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 2.4 डिविजन्स आर देयर। ठीक है, ये इस पे कोई प्रॉब्लम हर किसी को काउंट करने आ गया कि ओरिजिन से लेकर ये जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके दरमियान में कितनी डिविजन्स आ रही हैं? ये आपके पास आ गई 2.4। और मैंने स्केल सेटिंग आपको क्या दी है? 5 वोल्ट पर डिवीजन। तो स्केल सेटिंग मेरे पास है 5 वोल्ट पर डिवीजन। तो अगर एक डिवीजन 5 वोल्ट के इक्वल है, तो 2.4 डिवीजन इक्वल हो गई एक्स के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू वन, 5 इंटू 2.4। तो प्लीज मल्टीप्लाई करें, आंसर बताइए। 5 इंटू 2.4 कितना आएगा? 12 बता रहे बच्चे आंसर। ठीक है, 12 वोल्ट, सबका आंसर यही आ रहा है। अब ये समझे, आपको आपको डीसी अगर आ जाए, उसका वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, ये तरीका समझ में आ गया। उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसकी रीडिंग्स आएंगी, इस पे फीडबैक है, बहुत आसान है। डीसी में तो बेटा टाइम पीरियड का कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट में होता है। डीसी में सिर्फ और सिर्फ आपको वोल्टेज देखनी है, वाई एक्सिस को रीड करना है कि कितने डिविजन है, और उसकी स्केल सेटिंग देखनी है कि एक डिवीजन कितने एक सेंटीमीटर एक डिवीजन कितने वोल्ट के इक्वल है। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन से उसको मल्टीप्लाई करें, यू गेट द वोल्टेज, आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक और इसमें एडिशन करते हैं। इफ द वोल्टेज
increases, then the display या horizontal line moves, ये ब्लैंक है, अब इसको आपने फिल करना है। अगर ये वोल्टेज बढ़ जाए, ये 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट है, आपने कैलकुलेट किया। अगर मैं कहता हूं कि द वोल्टेज इज नाउ 15 वोल्ट, या 15 भी नहीं, सिंपल वोल्टेज इंक्रीज हो गई, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहाँ चली जाएगी? जी सही है बेटा, आपका आंसर सुबह। सीधी बात है बेटा, ऊपर चली जाएगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ऊपर चली जाएगी ना, यहाँ चली जाएगी समवेयर, कहीं पे भी, मतलब यहाँ जरूरी नहीं है, मतलब दिस लाइन विल मूव अपवर्ड। अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो दिस लाइन विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है भाई, ठीक है ना? फीडबैक दें भाई इस पे। जी, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगी, आप खुद सोचे, मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ कि वोल्टेज, मैंने यही किया है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय स्केल सेटिंग। सब लोग इसी बात से एग्री कर रहे हैं ना? देखो मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की हुई है, ये स्केल सेटिंग है ना, 5 वोल्ट स्केल सेटिंग है, इसको 2.4 नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई किया। बजाय इस तरह लिख लेके मैंने डायरेक्ट एक इक्वेशन यहाँ से डिजाइन कर ली इसी रेशियो से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डिवीजन को स्केल सेटिंग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इस वे, इसके जो सप्लाई है इसका मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, मैंने कहीं भी आपको नहीं कहा कि मैंने स्केल सेटिंग चेंज की है। तो इसका मतलब दिस स्केल सेटिंग इज फिक्स्ड, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं की मैंने, ये फिक्स्ड है। तो अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ डिवीजन और वोल्टेज का क्या रिलेशन बन रहा है, आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ इस इक्वेशन को देखकर। प्लीज इस पर फीडबैक दें। जी, सब लोग दे बेटा। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ डिविजन्स भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया स्केल सेटिंग को। अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी ये लाइन जितनी डिविजन्स पे है, वो डिविजन्स वाली जो नंबर ऑफ डिविजन्स होगी लाइन की, वो कम हो जाएगी। और अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ जाएंगे। अब बात समझ में आई कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंचे थे?